हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं इसे। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुख के लिए प्रयोग होता था, वह है तो मूवेंदार है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जो 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था। मूवेंदार का अर्थ 3 प्रमुख होता है। मूवेंदारों के बारे में हमें संगम साहित्य से पता चलता है। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग से है। महामंडलेश्वर राज्य के राज्यपाल के समतुल्य एक पद होता था। चोल वंश के प्रतापी शासक राजेंद्र चोल को राजा राजदेव देवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी, वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति के अंतर्गत वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि के सुदृढ़ीकरण से था तथा भीतरी भूमि को किसानों को देकर कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। वहीं भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। भीतरी सीमाओं का अर्थ है गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों का सुदृढ़ीकरण। दिल्ली के सुल्तानों ने ऐसा कृषि विस्तार हेतु किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृति किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, इसमें वनली ए। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार को अधिकार स्वीकृत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। यह कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया। औरंगजेब ने यह अधिकार कंपनी को 1691 में दिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा सी सही, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बुर्ज होम में खाना पकाने में चूल्हों के चिन्ह झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ओर मिले हैं। बुर्ज होम एक पूरा स्थल है जो कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में प्लेस ऑफ विच कहा जाता था। ये भूरे रंग के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। 1936 में बुर्ज होम की खुदाई प्रारंभ हुई। यह भारत के सबसे उत्तरी उत्खनित नवपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते थे? तो हमारा ऑप्शन होगा लिपिक। व्याख्या करते हैं। वो लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें लिपिक या नकल नवीस कहते थे। इन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए हाथ से ही पांडुलिपियां बनाते थे। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा जाता था। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथा ने हम्पी वाणिज्य
और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। और कारण आर, हम्पी के बाजारों में मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम, चट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों को जमघट लगा रहता था। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, बोथ ए सही, सॉरी, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। तो नेक्स्ट इसी व्याख्या करते हैं। ए तथा आर दोनों कथन सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि हम्पी वाणिज्यिक और, तो इसकी व्याख्या करते हैं। ए तथा आर दोनों कथन सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था तथा हम्पी के बाजारों में मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम, चट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगता था। हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह 1336 से 1365 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। तो ये हमारा अभिकथन है। ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और माहवारी बंदोबस्त लागू किया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो और कारण इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आर जो है रॉन्ग है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अभिकथन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और माहवारी बंदोबस्त लागू किए। सही है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1723 को लागू किया गया। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। माहवारी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1822 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत में पहली बार आई। कारण आर सही नहीं है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त और माहवारी बंदोबस्त दोनों भू राजस्व से संबंधित थे, ना कि सिंचाई व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मध्य युगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? तो हमारा ऑप्शन ए, वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार के आए हुए प्रवासी हैं, ये सही है। और ग्रामीण समुदाय ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई, ऑप्शन सी ये भी सही है। तो ए सी हमारे ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अहोम मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं और ग्रामीण समुदाय ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। दोनों कथन सत्य। अहोम दक्षिण चीन की मोंग माओ या म्यांमार की हुकावे घाटी में पाए जाते हैं तथा अहोम लोग ताई जात के वंशज हैं। ब्रिटिश लोगों ने अहोम राजाओं के साथ यानडुबू की संधि की। यह संधि 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुने। तो पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। और ऑप्शन बी, पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी तथा पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। दोनों कथन सत्य हैं तथा 1919 में ब्रिटिश सरकार में इनको कैसर ए हिंद से नवाजा था।
इनका जन्म मैसूर रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पति की मौत के बाद इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। रमाबाई ने विपिन बिहारी नामक दलित जात के एक वकील से विवाह किया था। 1883 में वो इंग्लैंड गईं और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ऑप्शन सी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। नवंबर 1830 में वो सती प्रथा संबंधी अधिनियम तथा प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे तथा 1829 में विलियम बेंटिक की मदद से वो सती प्रथा निरोधक कानून बनवाने में सफल हुए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें और लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।